अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का वन शूट करने वाले हैं और एमडीगेट सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हमें रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के गिवन है, हम कोशिश करेंगे कि उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें, ताकि इनमें से आने वाले एमसीक्यूज़ हम अपने फिंगर टिप्स पर सॉल्व कर सकें। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें हमें सबसे पहले डिस्कस करना है सर्कुलर मोशन को। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हमारे पास क्या है कि अगर कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट पर रिवॉल्व कर रही है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर है। डेफिनेशन आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, तो मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ कि अ बॉडी रिवॉल्व अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट देन इट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। अब द फिक्स्ड पॉइंट, अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिस पर ऑब्जेक्ट सर्कुलेट कर रहा है, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं हम? इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट पर रिवॉल्व या रोटेट कर रही है तो हम कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन हो रहा है। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है जिस पर बॉडी सर्कुलेट कर रही है, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ रोटेशन कहेंगे। इसी तरीके से द इमेजिनरी लाइन डेट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक हो गई बात? अब देखें यहाँ पर, अगर हम ले लेते हैं कि ये एक बॉय यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो यहाँ पर खड़ा है और इसके हाथ में एक स्टोन है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि इस स्टोन को सर्कुलेट करवा रहा है। तो ये जो बॉय जो खड़ा हुआ है इसे हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये इस सेंटर पर रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो वो इमेजिनरी लाइन जिस पर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलेट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कोई सेंटर रोटेशन से पास होती है, और प्लेन ऑफ रोटेशन के अगर देखेंगे प्लेन ऑफ रोटेशन के ये क्या हो गया? प्लेन ऑफ रोटेशन के ये परपेंडिकुलर आ रहा है। क्लियर? इसके बाद हमने क्या किया है कि सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स लिए हैं, या सर्कुलर मोशन को टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, जो कि डिपेंड करते हैं उसके पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। अब सबसे पहला टाइप जो है हमारे पास वो है स्पिन मोशन, एंड सेकंड टाइप जो है वो है ऑर्बिटल मोशन। अब स्पिन मोशन के अंदर क्या होता है कि इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज विद इन द बॉडी देन इट्स मोशन इज सेड टू स्पिन। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर ही लाए कर रहा है तो हम कहेंगे कि बॉडी स्पिन मोशन कर रही है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, अगर ये फैन रोटेट कर रहा है इस तरफ, ऊपर मैंने डायरेक्शन शो की है कि जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक हो गई बात? तो आप देखेंगे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के ही अंदर लाए कर रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो फैन जो है वो स्पिन मोशन कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास लट्टू है जो कि रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर, और वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर ही लाई कर रही है। हम यहाँ पर दूसरे केस में ये भी कह सकते हैं कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही है। क्लियर? यानी कि बॉडी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रिवॉल्व नहीं कर रही, बॉडी खुद अपने आप में जो है वो रोटेट हो रही है। जैसे अगर हम बॉल लें और बॉल को घुमाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे बॉल जो घूम रही है, अगर हम उसमें सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर देखें तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से लाया हो रहा है। तो हम कहेंगे कि बॉडी का जो बॉल का जो मोशन है वो हमारे पास स्पिन मोशन है। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर हम इस पेन के स्पर की बात करें, चित्र की बात करें, तो आप देखेंगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इस किसी पॉइंट पर होगा। ठीक है, जहाँ से ये रोटेट कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि ये जो फैन है वो इस ऑब्जेक्ट के, ये जो फैन का जो सेंटर है उसके अलोंग रिवॉल्व कर रहा है। ठीक हो गई बात? तो अब ये फैन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है,
तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो मोशन हमारे पास कौन सा मोशन हो रहा है, वो मोशन हमारे पास ऑर्बिटल मोशन हो रहा है। ठीक हो रही है बात। अगर हम फैन का अपर पार्ट देख रहे हैं, जैसे जैसे नीचे से हम सोते हुए देख रहे हैं इसको, या नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, तो ये फैन का ये हिस्सा भी रिवॉल्व कर रहा है, आई मीन के रोटेट कर रहा है। और यहाँ से ये फैन के जो पर है वो भी हमें इस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक हो गई बात। अब देखें कि ये तो रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ एक्सिस इसमें से पास हो रही है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका जो मोशन है वो हमारे पास कौन सा मोशन है, वो हमारे पास स्पिन मोशन है। लेकिन ये जो फैन के जो पर है, ये जो फीथर्स हैं, वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। उनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उनके अंदर से पास नहीं हो रहा। क्लियर? वो उनके अंदर ही लाया नहीं कर रहा, विद इन द बॉडी लाया नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे कि अब ये जो पर जो इसके मोशन कर रहे हैं वो ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं। अब ऑर्बिटल मोशन की डेफिनेशन क्या हो गई, जैसे यहाँ पर आप देखें, मैंने यहाँ पर मैं रेज भी कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए चीज़ें। आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया मैंने, जैसे ये हमारे पास एक मिनट, जैसे यहाँ पर हमने ये स्पिनिंग ग्लोब लिया हुआ है, तो आप देखेंगे इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो विद इन द बॉडी लाई कर रहा है। तो विद इन द बॉडी लाई कर रहा है, तो हम इसके लिए कह रहे हैं कि ये जो मोशन हो रहा है यहाँ पर, ये मोशन हमारे पास स्पिन मोशन हो रहा है। और याद रखिएगा कि जब हम स्पिन मोशन की बात करते हैं तो हम टर्म यूज़ करते हैं रोटेशंस। ठीक है, कि नंबर ऑफ रोटेशंस यहाँ पर काउंट की जाएंगी। अब फिर हम आ जाते हैं ऑर्बिटल मोशन पर। ऑर्बिटल मोशन में क्या होता है कि स्पिन एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर लाया करता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, एग्जाम्पल डिस्कस किया फैन के जो पर होते हैं उनका। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखें न्यूक्लियस, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको समझाऊं तो न्यूक्लियस का भी सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी पार्टिकल्स मौजूद हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इलेक्ट्रॉन की बॉडी में से लाया नहीं कर रहा, वो बॉडी से बाहर लाया कर रहा है, न्यूट्रॉन के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे कि अब हमारे पास जो मोशन है वो मोशन क्या है, ऑर्बिटल मोशन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल डिस्कस करें। जैसे हमने यहाँ पर अपनी अर्थ का एग्जांपल लिया है। हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड कुछ इस तरीके से देखेंगे, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। आप देखेंगे रिवॉल्व तो कर रही है सन के अराउंड, लेकिन वो अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है। क्लियर? तो सन के अंदर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास भी हो रहा है, जिसकी वजह से सन के अंदर से नहीं, अर्थ के अंदर से अर्थ रोटेट भी कर रहा है और सन के अराउंड ये रिवॉल्व भी कर रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो अर्थ के दोनों मोशन हैं, स्पिन भी और ऑर्बिटल मोशन भी। याद रखिएगा कि जब हम स्पिन मोशन की बात कर रहे हैं तो हम टर्म्स रोटेशंस यूज़ करेंगे, और जब हम बात ऑर्बिटल मोशंस की करेंगे तो हम बात रेवोल्यूशंस की करेंगे। क्लियर? क्या अर्थ सन के अराउंड अपनी वन रेवोल्यूशन 365 डेज के अंदर कंप्लीट करती है, और सन अपने ही अर्थ अपने ही एक्सिस पर अपनी एक रोटेशन 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करती है, जिससे फिर हमारे पास ये डे नाइट और सन के अराउंड जो उसका चक्कर है उससे हमारे पास साल चेंज होते हैं। तो होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं एंगुलर मोशन पर। अब एंगुलर मोशन हमारे पास क्या है? एंगुलर मोशन हमारे पास वो मोशन है जिसे हम सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं, या सिंपल सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी में आल्सो भी कॉल्ड एंगुलर मोशन। जो सर्कुलर मोशन है बॉडी का उससे हम एंगुलर मोशन भी कह सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास, अच्छा, टर्म एंगुलर हमने इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि हम आगे चलकर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, इन सब को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गई बात? इसके बाद हमारे पास है
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपने ध्यान में रखना है कि सर्कुलर मोशन को हम एंगुलर मोशन भी कह सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप देखें यूनिफॉर्म से क्या मुराद, यूनिफॉर्म से मुराद सेम। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे होते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है कि डायरेक्शन जो वेलोसिटी की होती है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, लेकिन जबकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा होता है, वो कांस्टेंट रहता है। एज लाइक अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ तो आप देखें, और इस सर्कल में हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट मौजूद है इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, क्लियर। फिर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर आ जाता है तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है। इसी तरीके से फिर इस ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है तो डायरेक्शन यहाँ, आप देखेंगे फिर हर एक इंस्टेंट पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो इसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद रखिएगा कि डायरेक्शन चेंज रहती रहेगी जबकि मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और मैग्नीट्यूड का कांस्टेंट होने की वजह से ही हम इसे कह रहे हैं कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास क्या है, चेंज इन पोजीशन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के दौरान चेंज इन पोजीशन का आना हमें क्या देता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने पहले डिस्कस किया कि जब चेंज इन पोजीशन बॉडी के अंदर आता है तो वो हमें क्या देता है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। जब हम लीनियर मोशंस की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो चेंज इन पोजीशन आएगा वो तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही देगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा देगा, वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर आप देखें कि बॉडी इस पॉइंट से, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक गई है, ठीक हो गई बात, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक गई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एंगल सबटेंड हुआ। इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट सी तक लेकर आऊँ तो आप देखेंगे मज़ीद एंगल सबटेंड होगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये जो आर्क लेंथ आ रही है, ये जो एस आ रहा है ना यहाँ पर, ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअल में चेंज इन पोजीशन के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे हम इसे क्या कह रहे हैं, हम इसे चेंज इन पोजीशन इन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखेंगे हमारे पास थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप देखें हम लिख सकते हैं कि ये जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास आर्क लेंथ के, यही है ना हमारे पास। देखें जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ती जा रही है, पहले आर्क लेंथ इतनी थी तो थीटा छोटा था, फिर हमने आर्क लेंथ बढ़ा दी, जब आर्क लेंथ बढ़ी तो थीटा भी हमारे पास क्या हुआ, वो भी इंक्रीज हुआ। तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्क लेंथ को हम लिखते हैं एस से, तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, थीटा के हो गया। जिसे अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो कांस्टेंट क्या रहता है, कांस्टेंट हमारे पास रेडियस रहता है, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब आर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएं तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, क्लियर। जिसे हमने लिखा है यहाँ पर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, नीचे हमने लिखा है कि थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, एंड थीटा इज इक्वल टू, थीटा का ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा थीटा का फार्मूला है हमारे पास, देखें हमने जर्नल पढ़ा हुआ है, हमने जर्नल क्या पढ़ा हुआ है कि एस डिस्टेंस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। आपने याद होगा कि इसी लेक्चर सीरीज के अंदर भी हमने इस फार्मूला को डिस्कस किया हुआ है जब हम मोशन एंड फोर्स के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। अब ये तो है लीनियर, लेकिन अगर मुझे एंगुलर मालूम करना हो तो एस की जगह पर क्या आ जाएगा, थीटा, ठीक। वेलोसिटी की जगह पर भी वेलोसिटी आएगी लेकिन वो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जिसके लिए हमने लिखा ओमेगा और टी सेम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये याद रखिएगा बात यहाँ। ऐसा यूनिट जो है
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो हमारे पास है रेडियन। रेडियन इसका एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है। जबकि जो अदर यूनिट्स इसके हैं वो हैं डिग्री, रेवोल्यूशन, साइकिल, आर्क ऑफ मिनट, आर्क ऑफ सेकंड्स। ये हमें एमसीक्यूज में भी इसी तरीके से पूछा जाता है, अदर यूनिट्स देकर हमसे पूछा जाता है। तो हम एमसीक्यूज करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा ये सारी चीज़ें। लेकिन ये आपने याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट रेडियन है, जबकि इसके अदर यूनिट्स क्या हैं, डिग्री, रेवोल्यूशन, साइकिल, आर्क ऑफ मिनट्स एंड आर्क ऑफ सेकेंड्स। डायमेंशन इसकी नहीं होती, नो डायमेंशंस। लेकिन समटाइम्स एमसीक्यूज में हमसे पूछा जाता है कि आप बताएंगे डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, और ऑप्शंस हमें कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं, एल अपॉन एल इनवर्स। अब देखेंगे एल मल्टीप्लाई बाय एल इनवर्स। तो एल मल्टीप्लाई बाय एल इनवर्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास बराबर हो जाएगा एल नॉट के। और एल नॉट किसके बराबर, 1 के बराबर। हमने पढ़ा कि पावर किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए, किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर है। और 1 हम कांस्टेंट डायमेंशन के अंदर लिखते नहीं है, क्योंकि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज के नेचर को डिफाइन करती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डायमेंशन हमारे पास नहीं होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो हमारे पास सीधी तरीके से बातें नहीं पूछते, समटाइम्स वो हमारा कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए भी एमसीक्यूज के लैंग्वेज को चेंज कर देता है। चूँकि हमने पढ़ा कि रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशंस ये इनके यूनिट्स हैं, तो हमने इनकी डेफिनेशंस यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। एक 1 रेडियन और रेड। 1 रेडियन हमारे पास क्या होता है, 1 रेडियन हमारे पास बराबर ये होता है कि जब एस आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस के, ठीक है, आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस के, तो जो एंगल वहाँ पर सबटेंड हुआ होगा, देखिए ना आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में एंगल सबटेंड हो रहा है, तो जो एंगल वहाँ पर सबटेंड हुआ होगा वो 1 रेडियन का होगा, तब जब आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए। क्लियर? तो 1 रेडियन इज an angle made at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. सिमिलर वे में फिर हमारे पास रेवोल्यूशन है। अब रेवोल्यूशन हमारे पास क्या है कि 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्किल। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है बॉडी का, वो हमें क्या देता है, 1 रेवोल्यूशन देता है। इसी तरीके से फिर 1 डिग्री 3/60 पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल गिव्स अस 1 डिग्री। अगर आप देखेंगे एक सर्किल है तो उसका जो सर्कमफेरेंस होता है, वो सर्कमफेरेंस हमारे पास बाउंड्री जो होती है उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। और एक कंप्लीट राउंड ट्रिप पर जो एंगल सबटेंड होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक हो गई बात? या अगर हम सर्कमफेरेंस के 360 छोटे छोटे टुकड़े कर दें, तो जो एंगल एक टुकड़े पर बना होगा उस एंगल को हम कहेंगे 1 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पर द एंगल मेड बाय 360 पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज सेड टू बी 1 डिग्री। होप सो कि ये स्लाइड भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू, अब 1 रेडियन जो है वो हमारे पास बराबर होता है 180 डिग्री अपॉन पाई के, या 360 डिग्री अपॉन 2 पाई के। क्लियर? और 1 रेडियन अगर इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 57.3 डिग्री। इसी तरीके से अब आप देखें कि पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू को इस तरह जाकर मल्टीप्लाई करेगा। 180 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इज इक्वल टू के इस तरह जाकर डिवाइड करेगा। तो 1 डिग्री हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय रेड। रेड मीन्स के रेडियन। अब पाई की वैल्यू हमें मालूम है कि 3.142 डिवाइडेड बाय 180, तो इज इक्वल टू 0.0174 रेड हमारे पास 1 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से एक रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट साइकिल हमें क्या देता है, 2 पाई रेडियन देता है। और अगर एंगल की बात करें तो 360 डिग्रीज देते हैं हमें। ठीक है? इसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जब टाइम अप्रोच टू 0 ना हो, लेकिन टाइम अप्रोच टू 0 हो,
तब हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या कंसीडर की जाएगी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर की जाएगी। यूं कह लें कि हम इस बात को इस तरीके से समझ लेते हैं कि टाइम का इंटरवल इतना छोटा है कि जो आर्क लेंथ है वो आर्क लेंथ बिल्कुल हमें एक स्ट्रेट मिल रही है। अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से सर्किल में मूव कर रहा है, क्लियर, तो इसकी आर्क लेंथ हमें क्या मिल रही है, कुछ इस तरीके की कर्व मिल रही है। लेकिन जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हैं तो टाइम इतना कम है, इतना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है कि जो आर्क लेंथ है वो बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट मिल रही है। तो ये आपने याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो है लेकिन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। अब डायरेक्शन अगर मालूम करनी हो, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगी, और डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए राइट हैंड रूल या स्क्रू रूल। अब राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल वैसे तो एक ही थाली के जो है वो छठे बट्टे हैं, या यूं कर लें कि एक ही सिक्के के दो अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन तकरीबन सिमिलरिटीज हैं इनमें। अब देखो राइट हैंड रूल को आप समझो। राइट हैंड रूल क्या है कि आपने जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, और जिस डायरेक्शन में आपका थंब आएगा उस वो डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी। अगर तो हमारे पास डायरेक्शन रोटेशन हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड। हमें कैसे पता चला कि अपवर्ड डायरेक्शन होगा, हमने राइट हैंड रूल को यूज़ किया। हमने अपनी फिंगर राइट हैंड रूल ली, फिंगर्स कर्ल की इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब हमारा अपवर्ड जा रहा है। इसी तरीके से फिर रोटेशंस जब हमने क्लॉकवाइज ली तो क्लॉकवाइज में क्या हुआ, मैं इसको सर्कल को अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, यहाँ पर कहीं पर ड्रॉ, यहाँ पर कर लेता हूँ। अब क्या हो रहा है कि हमने क्लॉकवाइज ली है, तो आप देखेंगे जैसे आपने क्लॉकवाइज रोटेशन ली तो आपने अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आपका थंब जो है वो डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कहाँ हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो कहाँ होगी, वो डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगी। एज वी नोटेड कि अगर हमारे पास ग्राफ है तो ग्राफ में y ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है, ठीक हो गई बात। तो अब अगर हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन कौन सी है, कर्ल किस डायरेक्शन में आ रहा है, बॉडी रोटेट किस डायरेक्शन में हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो रही है, रोटेशंस क्लॉकवाइज हो रही हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है। इसी तरीके से फिर हम राइट हैंड रूल को यूज़ करके ऑन टू द पेज और आउट टू द पेज ये भी डायरेक्शन हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन सेम वही हम डायरेक्शन रखेंगे, राइट हैंड रूल और अप हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल को ही हम यूज़ करेंगे। गर्मी ज़्यादा है तो आप इस बात को ज़हनशीन कर लेंगे, राइट हैंड रूल से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जब हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज होगी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हमारे पास डायरेक्शन अपवर्ड होगी और हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी तब रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही होगी और हम इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर। इसके बाद स्क्रू रूल है। आप देखें, आप अगर इस वक्त पानी की बोतल आपके हाथ में है तो आप उसको ले लें और आपको पता चल जाएगा राइट हैंड रूल से ही कि अगर आप उसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर आप उसे घुमा रहे हैं बोतल को तो थंब डाउनवर्ड जाएगा, यानी कि जो बोतल है वो बोतल का जो कैप है वो टाइट होता जाएगा। इसी तरीके से फिर अगर हम उसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे
तो हम देखेंगे कि वो कैप का जो बॉटल है वो बॉटल का जो कैप है वो लूज होता जाएगा और अपवर्ड डायरेक्शन में आता रहेगा। ये हमारे पास दो रूल्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी पर। अब एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस द एंगुलर वेलोसिटी। हमने यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से लिखते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं तो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल रही है। अगर हमारे पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन या रोटेशंस हैं तो आप देखें कि थीटा किसके बराबर हो जाएगा। आप देखें, मैं क्लियर कर देता हूँ। आप देखेंगे अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन ले रहा हूँ, बॉडी ने यहाँ से मूव करना शुरू किया और दोबारा यहाँ पर आ गई, ठीक। तो अगर तो मैं रेडियन में ले रहा हूँ, यानी कि अगर मैं रेडियन में ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा 2π। ठीक हो गई बात। और अगर ये हम पढ़ते हैं अपने एफएससी के लेक्चर्स में, और अगर तो मैं एंगल में ले रहा हूँ तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा 360 डिग्री। क्लियर। यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा 360। तो आप देखें कि थीटा हमने रखा है 2π के बराबर और टाइम को हमने रखा है टाइम पीरियड के बराबर। कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम हमें रिक्वायर होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आ जाएगा 2π, चेंज इन टाइम की जगह पर आ जाएगा कैपिटल T। क्लियर। तो 2π/T हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास बराबर है 1/T के, यानी कि 1 रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो हम 1/T की जगह पर क्या रख देंगे, हम f रख देंगे। तो 2πf आ जाएगा हमारे पास। ये भी एक फार्मूला आ जाएगा जो कि हमें याद रखना है फॉर कंप्लीट रोटेशन के लिए। इसी तरीके से फिर हमारे पास है ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू VT/R। अब ये जो VT लिखा है हमने यहाँ पर, ये VT है हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी कब होती है, जब आपने एक ऑब्जेक्ट लिया हो सर्किल में और आपने देखा कि इस वक्त इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। इस पॉइंट पर जब आपने देखा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। क्लियर। तो ये जो यहाँ पर जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी जो कि लीनियर वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू VT यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन में रेडियस, जिससे अगर मैं लिखना चाहूँ तो R यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड इज इक्वल टू इस तरह जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो VT इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय ओमेगा आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है, देखें R मल्टीप्लाई बाय ओमेगा है। क्लियर। तो अब ये तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई, R भी एक पोजीशन वेक्टर है और ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज हों और तीसरी हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तब हम डायरेक्शंस को जहन में रखते हैं। ऐसे नहीं जो दिल किया अगर R ओमेगा कर दिया फिर हमारा मूड हो रहा है तो ओमेगा R कर। हाँ, जब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो R ओमेगा या ओमेगा R करके लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन जब मैं डायरेक्शन की बात करूँगा तो मैं मस्ट है कि किस तरीके से लिखूँ, ओमेगा क्रॉस R करके लिखूँ। वेक्टर फॉर्म में जब मैं लिखूँगा इस फार्मूले को, जो उसके नीचे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में मैं याद रखिएगा ये MCQs आते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में थोड़ी देर के लिए लेके चलता हूँ और आप देखें A क्रॉस B ले रहे हैं। आप देखेंगे A क्रॉस B हो रहा है, यानी कि हमने अपनी फिंगर रखनी है A से B की तरफ। ठीक है। जब मैं A से B की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। आप भी करके देखें, अगर आप A से B की तरफ जा रहे हैं और आपने अपने हैंड को वर्टिकल रखा हुआ है, क्योंकि इस वक्त हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल रोटेशंस की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में हम रखेंगे तो फिर
इनटू या आउट टू द पेज की बात करते हैं, इस वक्त वर्टिकल की बात हो रही है। तो आप देखेंगे जिस डायरेक्शन में ए और बी का हम कर ले रहे हैं तो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं सी क्रॉस ए करूं, सी क्रॉस ए करूं तो सी क्रॉस ए में हमें क्या मिलेगा, सी क्रॉस ए में हमें बी मिलेगा। अब सी क्रॉस ए में हम कैसे बी को लेंगे, अब हम जब सी क्रॉस ए को लेंगे तो अब हम अपने हाथ को हॉरिजॉन्टल रखेंगे और हॉरिजॉन्टल रखने के बाद हम सी से लेकर ए की तरफ आएंगे। तो जब मैं सी से लेकर ए की तरफ अपने हाथ को कर्ल करूंगा तो कर्ल मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, और थंब इस तरीके से जाएगा। आप ये जो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप करते भी रहें ताकि आपको बात समझ में आए कि मैं क्या किस पॉइंट पर आपको लेके जाने वाला हूँ। आ गई बात समझ में। अब देखें, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ फिर अब हमने क्या लेना है, अब हमने लेना है ये आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे। ये क्रॉस प्रोडक्ट्स के हमारे पास आइडेंटिटीज आ गई। आप देखेंगे जब हमने सी क्रॉस ए लिया, ठीक है, तो हम देख लेंगे हमें जो ये थंब जो है वो आउट टू द पेज की डायरेक्शन में मिला, वो सही भी है कि गलत। आप देखेंगे अगर ये हम वाई एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं और ये हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं, ठीक हो गई बात। तो ये तो हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा, यानी कि इस वक्त हम नेगेटिव जेड की बात कर रहे हैं, ठीक हो गई। और आई पर जो यूनिट वेक्टर होता है उससे हम जे कंसीडर करते हैं और एक्स पर जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम आई कंसीडर करते हैं। तो जे क्रॉस आई अगर हम देखें तो आप देखेंगे जे क्रॉस आई किसके बराबर आया हमारे पास, जे क्रॉस आई हमारे पास बराबर आया माइनस के। तो इट मीन्स के यहाँ पर ये जो माइनस के आया ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इट मीन्स के हम राइट पाथ के ऊपर हैं। यहीं पर मैं आपको दोबारा से लेकर आ गया हूँ। आप देखेंगे एक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स भी ले आया हूँ, वाई के पॉजिटिव एंड नेगेटिव और जेड के भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हमारे पास। ये एक पूरा 3D कोऑर्डिनेट हमें एक्स वाई जेड प्लेन मिल चुका है। अब अगर आप देखें कि हम क्या करते हैं, ओमेगा आर लेते हैं या आर ओमेगा लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि आर ओमेगा ले रहे हैं, आर क्रॉस ओमेगा ले रहे हैं, ठीक है। तो कर्ल किस डायरेक्शन में होगा, आर क्रॉस ओमेगा में। और आपने ये क्या लेना है, हॉरिजेंटल लेना है, ठीक है, आर क्रॉस ओमेगा। तो आर क्रॉस जब हम ओमेगा जा रहे हैं तो आप देखेंगे जो थंब की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हम जा रहे हैं आर क्रॉस ओमेगा, क्लियर। और हमारी जो फिंगर्स होंगी वो भी इस डायरेक्शन में ऐसे कर्ल हो रही होंगी, यूं कर्ल हो रही होंगी, आर क्रॉस ओमेगा, और थंब जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, क्लियर। तो आर क्रॉस जब हम ओमेगा जा रहे हैं तो इट मीन्स कि हम जा रहे हैं आई क्रॉस जे। तो जब हम आई क्रॉस जे जा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आई क्रॉस जे हमारे पास किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है के बराबर। यानी कि के इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन हमें मिलेगी जो कि नया प्रोडक्ट बनेगा, और ये हमारे पास वैलिड नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। इसी तरीके से आप देखें कि हमारे पास अब जो है, हम ये जो ब्लू कलर से आपको शो हो रहा है ना, ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा क्रॉस जब हम आर आ रहे हैं तो हमें वेक्टर ये ब्लैक वाला जो है वो नया वेक्टर मिल रहा है जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है, क्लियर। जो पीछे मैंने आपको पूरी बात समझाने की कोशिश की। तो हम हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस आर करके लिखेंगे, जो कि जे क्रॉस आई हमारे पास किसके बराबर है, माइनस के बराबर। ये हमारे पास वैलिड है, ये आपने याद रखना है। ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास है रेडियन पर सेकंड, ठीक है, रेडियन सेकंड इनवर्स करके भी लिख सकते हैं। डायमेंशन इसकी जो है वो हमारे पास आ जाती है टी इनवर्स, और टी इनवर्स आप याद करेंगे किसकी डायमेंशन हो सकती है, वो हमारे पास
एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी डायमेंशन हो सकती है। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो दूसरा नाम है वो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद हमारे पास 1 आरपीएम है। तो 1 आरपीएम किसके बराबर हो जाएगा? 1 आरपीएम हमारे पास बराबर हो जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट के बराबर। ठीक है, 1 आरपीएम मीन्स के रेवोल्यूशन पर मिनट, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियन अपॉन 60 सेकेंड्स। अगर हम पर मिनट की बात कर रहे हैं तो एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है कितने मिनटों में, कितने सेकंड्स में, आई मीन के एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है, जो टाइम लग रहा है एक चक्कर कंप्लीट होने में वो 1 मिनट है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई रेडियन अपॉन 60 सेकेंड्स। ठीक, अब 2 से 60 कैंसिल, हमारे पास बचेगा पाई अपॉन 30 रेडियन अपॉन सेकेंड हो जाएगा। तो 1 रेडियन अपॉन सेकेंड हमारे पास किसके बराबर? 30 अपॉन पाई आरपीएम के बराबर हो जाएगा। इसे याद रखना है। द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस इज इक्वल्स टू 0। ये भी बात आपने याद रखनी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट किसी भी डॉट प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में या रेडियस के बीच में, यानी कि हम ले रहे क्या है, ओमेगा डॉट आर, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो ओमेगा डॉट आर हमारे पास हमेशा किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि अगर आई डॉट जे हम कर रहे हैं तो आई जे कॉस थीटा हो जाएगा, और आई और जे के बीच में जो एंगल है वो 90 का बन रहा है, और कोस 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है। अब हमें क्वेश्चन आ रहा है कि हमें बताएंगे एंगुलर वेलोसिटी है 6000 रेवोल्यूशंस पर मिनट और टाइम है 1 सेकेंड, तो बताएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी होंगी। तो ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। ओमेगा हमारे पास हो जाएगा 6000 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अपॉन 60 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि 60 से 6000 को अगर हम कैंसिल आउट करना चाहें तो आप देखें कि 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और 100 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई होगा तो ये हो जाएगा 200 रेडियंस। अब हमने क्या देखना है कि एक रेवोल्यूशन हमारे पास किसके बराबर है? 2 पाई रेडियंस के बराबर है। यहाँ पर देखें ना रेडियन आ रहा है, तो हमें रेडियन निकालना है, और हमें मालूम है कि एक रेवोल्यूशन हमारे पास बराबर है 2 पाई रेडियन की। तो 2 पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू के इस तरह जाकर डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 रेडियंस। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई 200 पाई रेडियंस तो आ गया। अब रेडियंस की जगह पर हम क्या रखेंगे? रेड की जगह पर 1/2 पाई रख देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचेगा 100, पाई से पाई कैंसिल, तो हमें पता चलेगा कि थीटा इज इक्वल टू 100 रेवोल्यूशंस हो रही हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी मालूम हो गई और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मालूम हो गया। इसी तरीके से फिर हमारे पास क्लॉक्स आ जाते हैं, और वो क्लॉक क्या है? सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड। सेकेंड हैंड से मुराद के एक रेवोल्यूशन हमारे पास जो कंप्लीट होती है वो कितने 60 सेकंड्स के अंदर होती है। इसी तरीके से एक मिनट हैंड के अंदर जो रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है वो 60 मिनट्स के अंदर होती है। और इसी तरीके से आर हैंड के अंदर, आर हैंड क्लॉक जो है उसमें एक रेवोल्यूशन 12 आवर्स के अंदर कंप्लीट होती है। अब इसके थ्रू हमने कुछ ड्राइव कर रहे हैं एक्सप्रेशंस। देखेंगे सेकेंड हैंड के अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी 2 पाई अपॉन टी के, यानी कि 2 पाई अपॉन 60, क्योंकि सेकेंड हैंड क्लॉक के अंदर हमने पढ़ा कि टाइम पीरियड किसके बराबर 60 सेकेंड्स के, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 30 रेडियन अपॉन सेकेंड्स। अब देखें कि हमें आरपीएम में कन्वर्ट करना है, और आरपीएम के लिए हमने क्या पढ़ा? एक आरपीएम बराबर है 30 अपॉन पाई के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन पाई। तो 30 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 आरपीएम। क्लियर हो गई बात? हमने पढ़ा था कि रेडियन अपॉन सेकंड हमारे पास बराबर है 30 अपॉन पाई आरपीएम के। ये बात करेक्ट कीजिएगा। इसके बाद फिर एंगुलर वेलोसिटी इन मिनट हैंड क्लॉक 2 पाई अपॉन टी, ये भी सिमिलर वे में हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियन अपॉन मिनट आ जाएगा।
तो रेडियन अपॉन मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन अपॉन सेकंड में। तो हमने क्या करना है, रेडियन अपॉन सेकंड कर लेना है, ठीक है। रेडियन अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा रेडियन अपॉन सेकंड हमारे पास बराबर है पाई अपॉन 30 के, मल्टीप्लाई बाय सेकंड था तो 60 कर दिया यहाँ पर। अब 30 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 180, पाई अपॉन 180 रेडियन अपॉन सेकंड हो गया, क्लियर। अब रेडियन अपॉन सेकंड की जगह पर हम क्या रखेंगे, 30 अपॉन पाई रखेंगे और इस तरीके से रेवोल्यूशंस लेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आप इसे सिंपल ले लें। पाई अपॉन टी आ गया, 2 पाई अपॉन 60 हो गया, क्योंकि एक रेवोल्यूशन कितने 60 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 30 रेडियन मिनट। अब रेडियन मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, तो इट बिकम्स पाई अपॉन 180। ये रेडियन पर मिनट जो है वो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब रेडियन पर सेकंड किसके बराबर हमारे पास, 30 अपॉन पाई के बराबर, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाय 18, तो हमारे पास 1/6, 0 से 0 गया, बाकी बच रहा है 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/60 RPM आ जाएगा। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लीजिएगा कि ये यहाँ पर आंसर किस तरीके से आया। आर के अंदर सिंपल हम 2 पाई अपॉन 12 आवर्स रखेंगे, फिर 12 रेडियन पर, आर को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड के अंदर, और फिर हमने RPM लेके आने जो कि हमारे पास है 0.00138। मैंने कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद भी करें क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और मैं जल्दी जल्दी आगे मूव कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पर। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कीप इन योर माइंड के एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के साथ, या सिग्मा भी आप इसे कह सकते हैं, एरो सिग्मा या अल्फा। और ये किसके बराबर है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसी से फार्मूला निकलता है हमारे पास, जैसे वी टी हमारे पास बराबर था एज एन मैग्नीट्यूड अगर हम रख रहे थे, तो वी हमारे पास बराबर था आर ओमेगा के, क्लियर। तो अब जो है वो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, क्योंकि वेलोसिटी में तो कंटिन्यूस डायरेक्शन में तो चेंज आ रहा था ना, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज आ रहा था, तो इट मीन्स के यहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही होगी। ये एक्सेलरेशन हमारे पास किसके बराबर होगा, आर मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन के। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ए एरो और इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर। क्लियर हो गई बात। और फिर हमने इस तरीके से फार्मूलास ड्राइव किए हैं। पहला फार्मूला हमारे पास आ गया, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दूसरा फार्मूला हमारे पास आ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस। तीसरा फार्मूला हमारे पास आ रहा है टॉर्क, जो कि हमारे पास प्रोड्यूस होती है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेक्टर फॉर्म में हमने इसके लिखते हैं, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, रेडियन अपॉन सेकंड का स्क्वायर, जिसे हम रेडियन सेकंड इनवर्स करके लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अदर यूनिट्स इसके हो जाएंगे डिग्री अपॉन सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन अपॉन सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन इसके हो जाएगा टी माइनस का स्क्वायर। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ये भी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके थ्रू ही इनके ही अकॉर्डिंग क्या हो रहा होता है कि राइट हैंड रूल के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, वो ये कि सर अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन ले रहे हैं डाउनवर्ड, लेकिन हमने तो कभी फैन को डाउनवर्ड आते या ऊपर जाते हुए नहीं देखा, तो पहली बात ये कि एक तो फैन अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर फिक्स्ड होता है, क्लियर। और दूसरा एक्सेलरेशन कम होने से मुराद ये कि वहाँ पर डी एक्सेलरेटिंग प्रोड्यूस हो रही होती है। तो जब हम फैन को पावर सप्लाई बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाती है, उसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इट मीन्स के जो
रिटार्डेशन, वहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, वो भी क्या हो रही होगी, वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम इनकी डायरेक्शंस मालूम करना चाहें तो फिर हम राइट हैंड रूल्स को यूज़ करेंगे। आई होप सो कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही हैं। अब हम आ जाते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है कि बॉडी डायरेक्टेड, अब देखें यहाँ पर एक मैं आपको बात समझा देता हूँ, आपको सारा कॉन्सेप्ट उससे समझ में आ जाएगा। सपोज करेंगे ये हमारे पास एक बॉल पड़ी है, इस बॉल पर मैंने फोर्स अप्लाई की है इस डायरेक्शन में, तो बॉल एक्सेलरेट भी किस डायरेक्शन में हुआ, बॉल एक्सेलरेट भी उसी डायरेक्शन में हुआ जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की। अब सोचें आप कि इस एक्सेलरेटेड बॉल पर, बॉल एक्सेलरेट करते हुए मान लेंगे यहाँ पहुँच गया और इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब मैंने फोर्स अप्लाई की यहाँ पर, ऐसे ऐसे फोर्स अप्लाई किया, तो अब ये बॉल आगे जाएगा। अब ये बॉल आगे नहीं बल्कि आगे जाने की बजाय इस तरीके से कर्व आ जाएगा और फिर ये इस तरीके से सर्कल में मोशन करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई होगी जो कि डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस डायरेक्शन को, इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, ठीक हो गई बात, तो लीनियर स्पीड हमारे पास किसके बराबर होगी, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो हमारे पास किसके, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी लीनियर है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। आप देखें कि इस वक्त इसकी डायरेक्शन क्या है, वी, फिर यहाँ पर पहुँचने में इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली डायरेक्शन हो गई जिसमें आपने V2 को देखा है, ग्रीन कलर का एरो शो हो रहा है, ठीक हो गई बात। तो आप देखेंगे V1 और V2 को अगर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, सेम पॉइंट से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, तो आप देखेंगे V1 और V2 के बीच में ये जो पाथ आ रहा है जिसे हमने डेल्टा V रखा और हेड टू टेल रूल के थ्रू हमने ऐड किया इसे, तो आप देखेंगे ये चेंज इन वेलोसिटी क्या प्रोड्यूस कर रही है, ये चेंज इन वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर, ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया, ये चेंज इन वेलोसिटी किसको प्रोड्यूस कर रहा है, ये चेंज इन वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो चेंज आता है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जो कि ऑलवेज डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस और टुवर्ड्स द सेंटर। फॉर्मूला इसका क्या है, डेरिवेशन से हम अपने फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स के अंदर ड्राइव करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशंस का इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो आप याद रखेंगे ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ए सी डायरेक्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के, और इनवर्स रिलेशन किसके साथ रखती है, इन जनरल रेडियस के साथ। क्लियर हो गई बात। अब देखें अगर हम वी ले लेते हैं आर ओमेगा, तो वी की जगह पर क्या आ जाएगा, आर ओमेगा का स्क्वायर। जब हम आर ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो एक आर बचेगा, आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर रेडियस को अगर हम कांस्टेंट लेते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगेन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर। इसी तरीके से फिर अब ओमेगा जो है वो किसके बराबर है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहे हैं तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, क्योंकि टाइम पीरियड की बात हो गई, हमने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया हुआ है। तो अब क्या होगा कि ओमेगा की जगह पर हम 2 पाई अपॉन टी रख देंगे, ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर भी 2 पाई अपॉन टी के ऊपर स्क्वायर कर दिया। अब क्या होगा कि आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो हम जिसे लिख सकते हैं कि 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक हो गई बात। अब देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम
पीरियड का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जहाँ से हमें क्या रिलेशन मिलेगा, अब देखें ये याद रखिएगा कि ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर एफ स्क्वायर। इन जनरल, जब हम जनरल की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस के इनवर्स रिलेशन है। लेकिन अगर कांस्टेंट हमें एंगुलर वेलोसिटी दी जाए, भाई एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टाइम पीरियड के स्क्वायर से इन्वर्स रिलेशन रखती है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फ्रीक्वेंसी स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशन रखेगी। क्लियर? और इसी तरीके से अगर रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी क्या हो, जो कि जिसके आल पॉइंट पर, सभी पॉइंट्स पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो, हमारे पास सेम हो, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अब आ जाते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पर। ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई। आप देखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है वह 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो चेंज आया 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड का यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड आने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब याद रखिएगा कि जब हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी में इंक्रीज उसी डायरेक्शन में आ रही है जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है, तो इट मीन्स के वो इंक्रीज हो रहा है। चेंज आप देखें ना, इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो इट मीन्स के वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और चेंज इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इट मीन्स के वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। चेंज इन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। चेंज इन वी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से अगर परपेंडिकुलर लग रहा है, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि एक्सेलरेटेड बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है और हमने फोर्स इस पर ऐसे अप्लाई, तो जो चेंज आएगा वो चेंज इस सर्कुलर पाथ के अंदर आएगा। क्लियर? तो अब वी इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर चेंज आ रहा है, तो जो पाथ होगा वो पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। इसी तरीके से जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है उसी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो जो पाथ आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, लीनियर पाथ आएगा। अब आप देखें कि अगर यहाँ पर बॉडी मौजूद है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगी, ठीक है ना, वो जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो तो इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर? तो अगर मुझे ये ए नेट मालूम करना है, एक्सेलरेशन नेट मालूम करनी है, तो मुझे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। आप देखें अगर मैं एंगल कोई भी एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, तो ट्राइंगल में हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक, बेस और परपेंडिकुलर। ये अगर हम ट्राइंगल ले लेते हो तो हम मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। इसी तरीके से ये हमारे पास सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। अब हम कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और जो नेट एक्सेलरेशन है उससे मालूम करना। अगर तो लीनियर मोशन है, बॉडी ने स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, नहीं, क्योंकि हमने मोशन क्या लिया हुआ है, लीनियर यूनिफॉर्म मोशन। लीनियर यूनिफॉर्म मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन ही है, तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस नहीं हो रही क्योंकि कांस्टेंट मोशन हो रहा है। कांस्टेंट मोशन में यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी में जब चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये जितनी भी एक्सेलरेशन हैं ये सब क्या हो जाएंगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएंगी। अगर हम लीनियर एक्सेलरेटिंग मोशन लेना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगी।
और अगर नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो वो वही होगी जो कि हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो। इसी तरीके से अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम रहता है। तो वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। इसी तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं होगी, वो प्रोड्यूस होगी। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन हमारे पास किसके बराबर? एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन हमारे पास, जो अगर हम एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं ले रहे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो के बराबर नहीं होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो जो नेट होगा वो नेट हम इस फार्मूले की हेल्प से मालूम करेंगे, जैसा कि हमने अभी लास्ट की स्लाइड के अंदर डिस्कस किया है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आप देखेंगे हमने पढ़ रखा है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको बताया भी कि ये बॉल एक्सेलरेटेड बॉल इस डायरेक्शन में, हम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स इस डायरेक्शन में होने की वजह से ये क्या हो रहा है? अपनी पाथ्स को जो है वो चेंज करेगा। तो सेंटर सीकिंग फोर्स, वो फोर्स जो कि बॉडी को कहाँ सीक करे, जो बॉडी को कहाँ पर खींचे, बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर खींचे, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मैथमेटिकली इसका फार्मूला क्या होता है? एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ सी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एम मल्टीप्लाई बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब जो एम है वो एम से कैंसिल हो जाएगा, हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला मिल जाएगा। सेंट्रीपिटल, हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला। इसी तरीके से क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ये है, इसी तरीके से वी अगर आर ओमेगा के बराबर है तो एफ सी इज इक्वल टू एम, वी की जगह पर क्या आ जाएगा? आर ओमेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन में आर। सिमिलर वे में एम सेम, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर से आर कैंसिल, तो इट बिकम्स एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पर मैं मास और रेडियस को कांस्टेंट ले लेता हूँ तो आप देखें कि एफ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर की। फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी किया है, तो ये हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम आर, ओमेगा की जगह पर आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में टी स्क्वायर है, टी है तो टी का स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर एफ का स्क्वायर हो जाएगा। ये सब अगर हम कांस्टेंट ले लें तो सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से अगर एम वी स्क्वायर अपॉन आर है तो मैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर को यूँ भी तो लिख सकता हूँ एम वी मल्टीप्लाई बाई वी अपॉन आर, और मुझे मालूम है कि ये जो एम वी है ये बराबर है मोमेंटम के। तो एफ सी इज इक्वल टू मोमेंटम मल्टीप्लाई बाई वी अपॉन आर, जो कि बराबर हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, मोमेंटम की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करें। इसी तरीके से फिर आप देखें कि मैं क्या कर लेता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है उसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेता हूँ। और मुझे मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर आ रहा है, ये अगर हम ले लें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। तो ये 2 आ गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 की जगह पर काइनेटिक एनर्जी आ गया, अपॉन में आर है तो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फार्मूला हमारे पास आ जाता है। अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसे लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखने से हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म में लिखने से हमें करना पड़ेगा एफ सी इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर और यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर हमें मस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि जब भी हम यूनिट वेक्टर को, क्योंकि देखें ना यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।
और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को अगर हम इज इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएं तो ये यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या है कि मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो हमने क्या किया कि मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर माइनस साइन शो हो गई। और ये माइनस साइन क्या शो कर रही है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होगी। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर बराबर है वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर के, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर यहाँ पर हम देखें यूनिट वेक्टर की जगह पर ये भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर सेम हो गया। यूनिट वेक्टर ऑफ आर की जगह पर हमने वेक्टर आर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड रख दिया। तो समटाइम्स अब देखें आर मल्टीप्लाई बाय आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर आर हो जाएगा। तो समटाइम्स हमें ये एक्सप्रेशन भी दी जाती है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूटन्स के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हम सेंट्रीपिटल फोर्स को सिंपल आप ये रखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक फिक्टिशियस फोर्स होती है। यानी कि हर वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ सीक करेगी, हम उस फोर्स को नाम दे देंगे कि ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ग्रेविटी हमेशा क्या करती है कि हर बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ खींचती है, तो हम उस ग्रेविटी की फोर्स को किसके बराबर रख देंगे, हम उस ग्रेविटी की फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख देंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो है, लेकिन हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी किसके बराबर रख देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख देंगे, क्योंकि सेंटर सीकिंग फोर्स है ये भी। इसी तरीके से आप ये भी याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स आर के इन्वर्स रिलेशन, और इसी तरीके से सेंट्रीपिटल आर जो है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है बेंडिंग से। तो जितना अगर आर ज़्यादा हुआ तो रेडियस ज़्यादा हुआ तो बेंडिंग क्या होगी, कम होगी, और अगर आर कम हुआ तो बेंडिंग क्या होगी, बेंडिंग ज़्यादा होगी हमारे पास। और ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपने देखा होगा कि जहाँ से सर्कल्स छोटे होते हैं तो वहाँ पर बैंड्स भी बैंकिंग ऑफ रोड्स के हिसाब से जो मोड़ भी आ रहे होते हैं वो भी काफ़ी लंबे लंबे मोड़ आ रहे होते हैं। तो ये रिलेशंस भी आपने इसी तरीके से याद रखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के भी बराबर है, क्योंकि आप देखें कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रखें तो अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है या तो वो इस तरीके से सेंटर में इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो डिफ्लेक्ट किसकी वजह से हुआ, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हुआ। लेकिन चूंकि सर्कल में मूव कर रहा है तो हम इसे किसके बराबर रखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये रोड है और इस रोड पर कोई गाड़ी मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं कि हमारे पास एक कार जो है वो मौजूद है जो कि यहाँ जा रही है। तो आप देखें कि टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो भी हमारे पास क्या कर रही है कि कार को स्टक रहने में मदद कर रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर भी कार पर जो फोर्स लग रही है वो फ्रिक्शन की वजह से टूवर्ड्स द सेंटर लग रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास बराबर हो जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास बराबर हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। ये फार्मूलाज हैं, आपको याद होंगे, और हमने वो फार्मूलाज के सब्सटीट्यूशंस की हुई हैं। अब लास्ट हमारे पास रहता है, यहाँ पर ही आपको शो हो रहा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ग्रेटर देन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, ठीक है, तो क्या होगा। अगर यहाँ पर ये जो रोड यहाँ पर मौजूद है और इस रोड पर अगर कार है, ठीक है, तो हमें मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अट्रैक्ट हो रही है जो कि इससे कहाँ खींच रही है, टुवर्ड्स द सेंटर खींच रही है, और ये कार इस तरफ जा रही है। अब अगर फ्रिक्शन की फोर्स कम हो जाती है और सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाती है तो अब कार कहाँ जाएगी, ये कंडीशन हमें देकर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि अब जो कार है वो आउट द एजेस ऑफ द रोड जाएगी, यानी कि बाहर की तरफ जाएगी, सेंटर की तरफ नहीं लगेगी।
बिकॉज के वी नो डेट के सेंट्रीपिटल फोर्स को भी एक फोर्स बैलेंस कर रही होती है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। काइंडली एक काम करें कि अगर आपको जो बात समझ में नहीं आ रही होती तो वो मुझसे पूछ लिया करें, ताकि आपको भी क्लियर हो सके और मुझे भी पता चल सके कि मैं ये जो लेक्चर्स बना रहा हूँ वो कहाँ तक आपको समझ में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।